Hello, my dear friends, my students, and all viewers. आज हम लोग यहाँ पे आपसे डाइन डिक्लेरेशन के विषय में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके विषय में जो सैलिएंट फीचर्स हैं, कैसे होता है, डाइन डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके जो भी मुख्य बातें हैं उसके संबंध में हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। माई सेल्फ अरविंद कुमार पांडे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज एंड रिटायर्ड मेंबर सेक्रेटरी, लॉ कमीशन। स्टूडेंट्स, ये डाइन डिक्लेरेशन ये एक ऐसा टॉपिक है कि लगभग सभी एग्जाम में इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में से पूछा जाता है, इसके विषय में अवश्य रूप से आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें डाइन डिक्लेरेशन के संबंध में प्रश्न ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइन डिक्लेरेशन है क्या? इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये आपसे बताना चाहेंगे कि डाइन डिक्लेरेशन इज an English concept which has been borrowed in Indian Evidence Act 1872 under section 32 subclause 1. डाइन डिक्लेरेशन है क्या? जैसे कि इसका नाम है, इसको हिंदी में मृत्युकालीन अभिकथन बोलते हैं। ये क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसे कैसे समझना है? तो डाइन डिक्लेरेशन के विषय में समझने के लिए आसानी से सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि यदि कोई मरता हुआ व्यक्ति अपनी मृत्यु के संबंध में या उन परिस्थितियों के सर्कमस्टांसेस के संबंध में, उन ट्रांजैक्शंस के संबंध में कि उससे कैसे इंजरीज हुई हैं जिससे उसकी मृत्यु हुई, यदि ऐसा कोई भी अभिकथन वह करता है तो इसे मृत्युकालीन अभिकथन कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है इंडियन लॉ में कि मृत्युकालीन अभिकथन करने वाले व्यक्ति को यह ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि उसकी डेथ हो जाएगी, जबकि इंग्लिश लॉ में यह आवश्यक था। इस प्रकार से इंग्लिश लॉ से हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में यह अंतर है, यह डिफरेंस है। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। वो ट्रांजैक्शंस, वो सर्कमस्टांसेस जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो, उसके संबंध में यदि कोई कथन किया जाता है तो उसे मृत्युकालीन अभिकथन कहते हैं। यहां यह जानना कहना आवश्यक समझता हूं कि मृत्युकालीन अभिकथन मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल मैनर, एंड इफ इट इज इनकम्प्लीट, व्हाट आई मीन टू से, कि यदि हम जो डाइन डिक्लेरेशन करने वाला व्यक्ति है वो यदि आधी बात कह करके उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह पूर्ण नहीं हुआ और यह रेलिवेंट एंड एडमिसिबल नहीं होता है। कारण यह है कि यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह जो डाइन डिक्लेरेशन कर रहा है वो आगे क्या कहना चाहता था। इस प्रकार से इसका कंप्लीट होना आवश्यक है। अब आगे हम ये बताना चाहेंगे आपसे कि डाइन डिक्लेरेशन में यदि वो व्यक्ति जिसने अभी कथन किया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो रेलिवेंट हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सपोज कि वो नहीं मरता है तो ये डाइन डिक्लेरेशन के रूप में एडमिसिबल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां यह स्पष्ट कर दें कि यह डाइन डिक्लेरेशन के रूप में तो एडमिसिबल नहीं होगा यदि वह व्यक्ति नहीं मरता है, परंतु इसका प्रयोग प्रीवियस स्टेटमेंट में फॉर कॉरोबोरेशन पर्पस और कॉन्ट्राडिक्शन पर्पस इसका प्रयोग किया जा सकता है। कॉरोबोरेशन के लिए 157 एविडेंस एक्ट एंड for contradiction it is
45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए वो स्टेटमेंट करने वाले व्यक्ति का मृत्यु आवश्यक है, तभी यह एडमिसिबल होगा। अब आगे बात करते हैं कि इसे कौन रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहां पहले इसके हम ये बताएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन करने वाला व्यक्ति मेंटल रूप से फिट होना चाहिए, यानी वो जो भी अभिकथन कर रहा है उसके रूप से, मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो अपना स्टेटमेंट कर सकता है। यहां ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह दो प्रकार से होता है, ये रिटन हो सकता है या वर्बल हो सकता है, ओरल हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन। एज इन केस ऑफ FIR, if some person makes the statement and lodged an FIR regarding his injuries due to which he died, so such FIR itself becomes dying declaration. It can be treated as dying declaration. ओरल में जैसा लगता है मौखिक रूप से किया जा सकता है, और ये बाई कंडक्ट भी हो सकता है। बाई कंडक्ट में जैसे कि यदि वो बोल पाने में असमर्थ है करता, परंतु अपनी बातों को इशारों से, एफर्मेटिव साइंस दे करके अगर वह अपना आचरण से ऐसा कोई अभिकथन करता है तो यह भी मान्य है। कानून में धारा 8 में आचरण के रूप में, यदि वो, जैसे कि R वर्सेस अब्दुल्ला का केस था, तो बाई कंडक्ट भी इसको वर्बल माना गया है, ओरल बताया ही, और रिटन राइटिंग में भी हो सकता है। अब एक प्रश्न अक्सर इसके साथ में अटैच किया जाता है कि कैन इट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? Answer is affirmative. Yes, it can be the sole basis. No, any corroboration is essential or required. तो महज डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी को सजा हो सकती है, कन्विक्शन हो सकता है, उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है अगर वह हर तरीके से सही है। मित्रों, आगे हम अपने आगे के वीडियोस में डाइंग डिक्लेरेशन कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, किस प्रकार से उसकी एडमिसिबिलिटी और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके और अन्य विषयों के, अन्य तथ्यों के विषय में आगे हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।